हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग पालमपुर की जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो इस चैप्टर से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक होगा श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, एक ये टॉपिक है। और एक फाइनल टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, देन इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आगे की वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक से मतलब 3 टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये कहता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब श्रम का मतलब हमें पता है कि पालमपुर के लोग खेती किया करते हैं और खेती करने के लिए क्या करते हैं, हमें चाहिए कुछ लेबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसी लेबर की बात की गई, यहाँ पे उन्हीं श्रम की बात की गई है। तो पहला हमारा पॉइंट ये बताता है कि छोटे किसान किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। यानी ऐसे फार्मर जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, उन लोगों को फार्मर्स मतलब किसी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही श्रम एज अ श्रमिक बन जाते हैं, अपने ही ज़मीन के अंदर वो खेती कर लेते हैं। उन्हें बाहर के बंदों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला तो ये है। दूसरा क्या बताया जाता है, जो मझौले और बड़े किसान हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, ऐसे जो किसान होते हैं खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। मतलब किसी से हायर कर लेते हैं, उनको पैसा उसके बदले दे दिया जाता है और कहते हैं कि मेरे यहाँ पे आके भाई काम कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोटो देख सकते हैं कि कई सारे जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक श्रमिक मान लेते हैं, ये भी एक श्रमिक है। मान लेते हैं इस फोटो में हम मान लेते हैं कि इसकी खुद की ये इतनी ज़मीन है और यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात आगे करें इस टॉपिक के अंदर तो हमें पता चलता है कि जो भी श्रमिक होते हैं, जो भी बेसिकली ऐसे श्रमिक जिनको किराए पर लाया जाता है, ठीक है, ऐसे श्रमिक को उनकी मजदूरी या तो नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। मान लेते हैं मैं हूँ, मैंने मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और मैंने उस बड़ी ज़मीन के अंदर क्या किया कि मुझे चाहिए कि लेबर वगैरह चाहिए, श्रमिक वगैरह चाहिए, तो मैंने बुला लिया। मैंने उनको क्या करूँगा, या तो मैं उनको नगद में पैसा दे दूंगा या फिर उसके बदले पैसा अगर नहीं देना चाहो तो मैं कुछ और भी चीज़ उनको बोल सकता हूँ कि देखो अगर मेरे यहाँ पे काम करोगे तो मैं आपको अनाज वगैरह दे दूंगा। ठीक है, चावल दे दूंगा, गेहूँ दे दूंगा, या कुछ भी चीज़ें मैं उनको प्रॉमिस कर दूंगा। तो कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है और कभी कभी क्योंकि थक वगैरह जाते इतना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो कभी कभी जो मालिक वगैरह मतलब जिनके खेतों में वो काम करते हैं वो पर्सन उनको खाना भी खिला दिया करता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो पता चलता है कि मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होते हैं। अब कहने का मतलब क्या होता है कि जो मजदूरी होती है ना पर्सन की, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ये काम कर रहा है, ये मान लेते हैं इस गांव में काम कर रहा है, ये ए विलेज है, ये बी विलेज है और ये हमारा सी विलेज है। अब यहाँ पर काम करने के मान लेते हैं इसका जो ज़मीन बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ का जो मालिक होगा इसको कुछ अलग पे करेगा। बी गांव है तो हो सकता है कि बी वाले गांव में रेट कुछ अलग मजदूरी का चल रहा हो ना, ये भी हो सकता है, वेरी करता है। अगर लोकेशन अलग अलग है, ये गांव अलग है, ये गांव अलग है, ये गांव अलग है, तो मजदूरी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ 100 रुपये दिन का दे, यहाँ पे हो सकता है 200 रुपये दिन का दे, हो सकता है यहाँ पे 250 रुपये दिन का मिले इस मजदूर को, तो वेरी कर सकता है। और ये ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करता है एक चीज़ की, मान लेते हैं इसके पास इतनी छोटी ज़मीन है ना तो इसको अलग पैसे में उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, इसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो इसको उस हिसाब से, और इसके पास और भी बड़ी ज़मीन है तो इस लेबर को अलग उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ फसल के ऊपर भी इसकी मजदूरी डिपेंड करती है। मजदूरी डिपेंड करेगी, मान लेते हैं यहाँ गन्ने की फसल है तो इसको पैसे अलग वे में दिया जाएगा, कुछ अलग जो गन्ने का रेट चल रहा होगा मजदूर जितना लेते हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। अगर इसने फॉर एग्जांपल गेहूं ग्रो किया है तो अगर ये पर्सन वहाँ पे काम करने जाएगा तो इसके और इसके रेट में सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस है। तो ऐसे हम पता चलता है कि जो मजदूरी है, जो एक पर्सन अगर कहीं पे काम वगैरह करने जाता है तो ज़मीन के साइज के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, कौन सा वो काम कर रहा है, क्या वो बुआई का कर रहा है या फिर कटाई का कर रहा है, इसके ऊपर जो उसकी मजदूरी होता है, जो उसको मिलने वाला पैसा होता है वो वेरी कर सकता है।
आगे हमें पता चलता है कि रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नता है। हमें जो रोजगार की जो अवधि होती है, जो काम करने का उनका जो ड्यूरेशन होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब देखो, कोई भी लेबर है, उसको दो कुछ कंडीशन है काम करने के लिए। पहला कंडीशन तो ये है कि मान लेते हैं मैं उसे हायर कर रहा हूँ, तो मैं मेरे को 5 दिन का काम है, तो मैं कहूँगा कि भाई हर एक दिन आ जाओ, आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना। एक ही बार में मैंने उसको पैसे दे दिए, आज के पैसे दे दिए, कल आए, फिर कल के परसों, परसों का है, तो ये मतलब हर दिन वो काम कर रहा है मेरे यहाँ पे आके। दूसरा क्या है, मैंने कार्य विशेष के लिए रख दिया, मेरी ये ज़मीन है, मैंने कहा भाई ये ले पैसे, मैंने अपना कैलकुलेशन वगैरह लगा के मैंने कहा भाई मैं तुमको इतने पैसे दूंगा और ये तुम काम करके मुझे कंप्लीट कर दो। एक तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, उसके मन है 3 दिन में काम कर पाए या 4 दिन पे, लेकिन मैं पैसे उसको इतना दे दूंगा। और पहला ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था कि हर दिन उसे पैसे देना, ठीक है, कि आज दे दिया काम, कल दे, जब तक काम खत्म नहीं हो पाता। और एक में क्या पढ़ा भी हमने कि पैसा टोटली हमने उसे दे दिया और बोल दिया कि भाई जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दे। तीसरा क्या काम होता है कि उस मजदूर को हमने पूरे साल भर के रख लिया कि देख लो भाई तुमको कहीं जाने काम वाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फार्म है, मेरे फार्म के अंदर ही काम करो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा हर महीने, या इस हिसाब से मैं तुमको पैसा दूंगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें दूंगा, और तुम्हें कहीं और काम नहीं करना, मेरे इधर ही काम करना है, मेरे खेत के अंदर ही काम करना है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे जो श्रमिक है वो काम अपने खेतों वगैरह, दूसरे के खेतों वगैरह में, बेसिकली दूसरे के खेतों में काम करता है। अब यहाँ बात आती है डाला की, ठीक है। डाला एक किसान है, ये पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। तो भूमिहीन श्रमिक का मतलब कि एक ऐसा पर्सन है, यहाँ भी मैंने किसान बोला तो माफ़ कीजिएगा, श्रमिक है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं तो हम किसान ही बोल देते हैं, इस वजह से ऐसे ही है। अगला आता है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भूमिहीन श्रमिक है, यानी ये जो डाला, कि यहाँ पे देखो मैंने फोटो बना रखी है, डाला है, ये एक भूमिहीन श्रमिक है, यानी इसके पास ज़मीन नहीं है और ये दूसरों की ज़मीनों में जा जा के काम वगैरह करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जैसे इस खेत में काम हो गया तो इसको पैसे मिल गए, तो इसे फिर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी, यहाँ पे काम हो गया फिर तीसरी जगह, ऐसे इसे जगह जगह इसको तलाश करनी पड़ती है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये है, अकॉर्डिंग टू 2019 मार्च के हिसाब से। सरकार ने कह रखा है कि अगर कोई भी आपके यहाँ पे काम वगैरह करता है, मजदूर काम करता है, तो आपको उसे पर डे के हिसाब से कितना देना है, 300 रुपये आपको देना ही देना है। ये 2019 का डेटा है, हो सकता है बढ़ भी गया हो। निर्धारित है, परंतु डाला को मात्र 160 रुपये मिलता है। देखो, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि कितना मिलेगा, 300 रुपये, लेकिन इस पर्सन को जब ये काम करने जाता है तो इसको कितने मिलते हैं, 160 ही रुपये मिल पाते हैं। ऐसा क्यों, इसे 300 रुपये क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग काम कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत भी करता है। अब रामकली क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना समझते हैं कि जो डाला है, इस पालमपुर के गांव में बहुत सारे ऐसे इसी के तरह पर्सन्स है जो खाली बैठे रहते हैं, जो जिनके पास काम नहीं होता। तो मान लेते हैं पर्सन गया काम करने के लिए, तो यहाँ का जो ओनर है उसने कहा कि भाई मैं तेरे को 200 रुपये दूंगा, काम करना हो तो बता, नहीं तो ये कहेगा नहीं नहीं भाई काम है, तो वो ये वापस आ गया। फिर ये बंदा गया, तो इसके पास भी काम नहीं, इसके पास भी मजबूरी है, तो इस हिसाब से कह देगा चल कोई नहीं। अब ये बोल रहा है कि नहीं भाई 200 रुपये में अब नहीं काम करवाऊंगा, मैं 100, देखो मैं 150 रुपये ही दूंगा। तो इसी वजह से क्या प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही है कि मजदूर इतने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लोग कम रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मजदूरों की ज़्यादा होने की वजह से इस फार्मर को कोई टेंशन ही नहीं है, उसको ये लग रहा है कि आज तुम नहीं करोगे तो कल को कोई और कर लेगा, इतने सारे तो लोग हैं, अगर तुम इतने पैसों में नहीं करोगे तो कोई और इतने इससे कम पैसों में भी करने के लिए हो सकता है तैयार हो जाए। तो यहाँ पर यही होता है कि पालमपुर में किसान जो श्रमिक हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कोई मतलब कि किसी को कर ही लेते, कहते हैं उनको, ये जो श्रमिक होते हैं वो सोचते हैं ना करने से बेटर है कुछ कर ही लो, कम से कम कुछ तो मिल रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो रेट मिल रहा है, जिनको मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। अगर उल्टा हो जाए ना, पता ऐसा हो जाए कि जो फार्मर्स जो उनको वहाँ पे मजदूरी ना मिले, तो इनकी पता है जो 300 रुपये, इवन 300 रुपये से बढ़ भी सकता है, 400 रुपये हो सकता है एक एक दिन का, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था ये है डाला, ठीक है, और ये है रामकली। जैसा कि मैंने बताया था ना कि रामकली कौन है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है अपनी
रामकली और ये अपना डाला, ठीक है, डाला ये रहा, रामकली ये रही। तो ये लोग बातें कुछ कर रहे, पहले इसको समझते हैं। डाला कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए। ऐसा कहता है कि काम बहुत कम मिल रहा है, बड़े किसान केवल हमें हायर करते हैं और वो भी कुछ ही दिनों के लिए रखते हैं। फिर ये कहता है कि घनश्याम एक बहुत बड़ा किसान है और अभी अभी उसने एक हार्वेस्टर खरीदा है, ये खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन है, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय में काम किया था, मतलब 5 महीने से भी कम महीने तक इसने काम किया था, कुछ दिन तक कम काम किया था इसने। अभी क्या कहता है, इसको इन दोनों को एक ही साथ समझाऊंगा। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई और हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है, कि इंसानों की जगह किसने ले ली है, मशीन ने ले ली है। पहले ये सारे काम जो होते थे कटाई के, गहाई के या खरपतवार साफ वगैरह करने के, ये बुआई के, ये सारे काम कौन किया करते थे, मजदूर किया करते थे। अब ये इन कामों को करने के लिए क्या आ चुकी है, मशीनें आ चुकी हैं। तो मशीनें काम चुटकी भर में जल्दी समय बचा के काम जल्दी कर देती है। तो बड़े बड़े किसान क्या करते हैं, ऐसे जिनके पास मशीनें होती हैं, उनके पास अगर खुद भी मशीन है तो इन्हीं को ये प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मजदूर हैं इनकी जॉब छिन जाती है। आगे डाला कहता है कि मुझे स्थानीय जो साहूकार है उससे को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में उससे 1,000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुका कर पाऊंगा, मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा, मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमा पाता हूँ। तो वो कहता है कि 2,000 रुपये मैंने साहूकार से लिए थे, अब मैं उसे कैसे दे पाऊंगा, अब मेरे पास उतने पैसे वगैरह है नहीं, और इस वजह इसका काम भी नहीं चल रहा, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये लड़की क्या कहती है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टे पर भी काम तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास को पता चल चुका है कि मशीनें आने की वजह से इसका जॉब छिन जाएगा, अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये कह रही है कि अब मुझे भी कहीं ईंट के भट्टे पे काम तलाश करनी पड़ेगी। ईंट के भट्टे वो होते हैं, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, कि जहाँ ईंट बनाई जाती है, तो वहाँ पर इसको काम ढूंढने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो कहा है कि पिछले कर्ज मैंने ले रखा है और इस वजह से साहूकार मुझे नया कर्ज नहीं दे रहा है, उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है। तो पालमपुर के ये दोनों ऐसे किसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, इनके पास उतने पैसे नहीं हैं। देखो अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, मज़दूरों के बारे में कितना कुछ हमने समझा कि मज़दूर जो लोग हैं उनको कितना कम पैसा मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनको काम कोई ना कोई कम पैसों में करने के लिए तैयार वगैरह हो जाता है, ठीक है। और ये भूमिहीन श्रमिक है तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। तो इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ फार्म लेबर्स, की जो किसान हैं, ये जो फार्मर्स हैं, ये जो लेबर्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती, इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बन सकता है पॉइंट में, इसको कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि जो फार्मर्स है वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जो आप देख सकते हो, ये जो किसान, जो मजदूर हैं, ये लोग कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें, इवन कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी आपसे मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट आप खुद से भी सोच के बना सकते हो। वो सारे पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इसको भी आपको कमेंट करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ मजदूर है, कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा है, ये भी। आखिर ये पता है क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक व परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई की जा रही है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उल्टी सीक्वेंस में रखी है। तो यहाँ पे देखो कटाई का काम हो रहा है, ये देख लो क्या कर रहा है, दवाई छिड़क रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बीज छिड़क रहा है, ये क्या कर रहा है, जो बैलों का उपयोग करके ये क्या कर रहा है, ये शायद से वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मिट्टी को जुताई वगैरह कर रहा है, जुताई करने का काम इसे कहा जाता है। ये भी शायद से वही कर रहा है, और ये भी हमें जुताई करने, इसमें इसमें बीज बोने का भी काम हो सकता है इस वाले उपयोग का। ऐसे एक मैंने देखा ऊपर आगे कप वगैरह रखा रहता है, इसमें लोग बीज वगैरह डालते हैं और नीचे फिर चले जाते हैं, मैंने देखा हुआ है फोटोज़ में और वीडियो वगैरह में। तो ये भी हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस में देखना है कि कौन सा सीक्वेंस पहला है।
पहला सीक्वेंस क्या होगा, पहला ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आप सीक्वेंस में कमेंट मुझे कर सकते हो। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। देखो हमने इतना समझा है कि खेत जो होता है उसमें अगर हम फार्मिंग वगैरह करते हैं तो पैसों की ज़रूरत तो होती है ना, मशीनें वशीनें आपको, अगर आपके पास खुद नहीं है तो आपको हायर करनी पड़ेगी, मशीनें भी तो डीजल मांगेंगी, तो डीजल डालने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बीज बो रहे हो मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, अगर आपका ज़मीन बहुत बड़ा है तो आपको लेबर वगैरह हायर करना पड़ेगा, तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ने वाली, इतना तो हम समझ जाते हैं। खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कि अगर आपको खेती के जो आधुनिक तरीके, हम जो वीडियो में हमने समझा भी था कि आधुनिक तरीके कौन कौन से होते हैं, अगर हमें खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग करना है तो हमें पैसों की अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला, किसान जो है पूंजी कहाँ कहाँ से ला पाते हैं, पहले ये हम पहले इस पॉइंट में क्या बताया गया, इस छोटी सी इमेज में क्या बताया जाता है, हम इसको पहले समझते हैं। इस इमेज में क्या बताया जाता है कि अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। तो यहाँ पैसे लोग क्या, खेती करने के लिए क्या पैसे ले रहे हैं, उधार, छोटे छोटे किसान। वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, या तो व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े किसान हैं उनसे कर्ज लेते हैं, या फिर जो उनकी साहूकार हैं उनसे कर्ज वो लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट लगने वाला होता है ना, जो पैसे तो दे देते हैं लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, और एक बार ये पैसे ले तो लेते हैं साहूकार या व्यापारी वगैरह से, लेकिन जब रिटर्न करते हैं ना तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट लग लग के बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। इवन इतना पैसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसने 2,000 रुपये लिया है, लेकिन देते देते पता है इंटरेस्ट चढ़ चढ़ के इनका हो सकता है, अगर टाइम पे ना दिए, काफ़ी लेट करते गए थे, तो हो सकता है 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये तक भी जा सकता है। तो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा चढ़ता है, बैंक वाले इनको लोन देने से आनाकानी करते हैं, मना करते हैं, तो इस वजह से समस्या फेस करते हैं। अब एक कहानी है सविता की। सविता की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम ये समझते हैं। सविता एक लघु कृषक है, ये थी सविता, एक छोटी किसान है, ठीक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। उसके पास छोटी सी, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर की यदि जमीन, वो सोचती है कि इस साल वो क्या करेगी, गेहूं की खेती करेगी। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसने पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। अब पानी खरीदने के लिए, पानी खरीदने का मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं इसके पास ऐसी सुविधा है, जैसे इसका मान लेते हैं बगल वाला खेत है, उसने अपने यहाँ पे मोटर पंप वगैरह सेट करवा रखा है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे तो मोटर पंप वगैरह नहीं सेट करवा। तो ये सविता क्या करेगी, वो कहेगी कि भाई मेरे को अपने, मैं यहाँ से पाइप जोड़ लूँगी और प्लास्टिक की पाइप वगैरह आते हैं ना, उसको मैं जोड़वा के मैं अपने खेतों में पानी सप्लाई कर दूंगी। तो फार्मर कहेगा ठीक है भाई तू ले तो ले, लेकिन इसके बदले तेरे को कुछ पैसा मेरे को देना पड़ेगा। मैं ऐसे ही अपनी ज़मीन का, मतलब अपनी ज़मीन का पानी मैं तुमको नहीं दूंगा, अपने मोटर को ऐसे यूज़ नहीं करने दूंगा, आपको इसके बदले कुछ मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इवन इसके पास अगर मान लो कुछ औजार वगैरह, तो उसके लिए भी उसको मरम्मत वगैरह करवाना पड़ेगा ना, तेज वगैरह, धारदार वगैरह करवाना पड़ेगा। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। तो इसका अनुमान है कि उसको कम से कम 3,000 रुपये तो चाहिए ताकि उसके काम अच्छे से हो पाए। अब एक कार्यशील हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, ऐसे सेकंड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, तो उन पुरानी वीडियोस को नहीं देखी हो तो आप उनको ज़रूर देखिए। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिनको हमें बार बार इन्वेस्ट करने की, उनमें बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब क्या होता है, उसका पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान जिसका नाम है तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24%, 24% पता है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर मान लेते हैं 100 रुपये लोन लेगी ना, तो इसको अगर चुकाना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 124 रुपये से देना पड़ेगा, और लेट होती जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है।
जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है, बहुत ऊंची दर है ये, ठीक है। 24% लेना बहुत बड़ी बात होती है। सविता को ये भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन का काम करेगी। पहली चीज तो 24% तेजपाल इससे पैसे ले रहा है, ठीक है। रिटर्न करते हुए कह रहा है 24% मुझे देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कह रहा है कि 100 रुपये तुम्हें हर दिन के मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मेरा खेत है, मैं पैसा दे तो दूंगा लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। और उसका जो पैसा मैं दूंगा वो तुम्हें 100 रुपये दूंगा, हर दिन के हिसाब से मैं 100 रुपये दूंगा। अब बताओ काम करोगी? तुम्हें लोन चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ये भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम, एक्चुअली बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वो तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करने को तैयार हो जाती है। उसे पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। सविता को भी रियलाइज़ हो जाता है कि इतना कहाँ से वो दे पाएगी, लेकिन वो अपना स्ट्रांग बना के चलो ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर पर कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। उसके 3 बच्चे हैं और बच्चे होने के नाते उसको घर पर भी देखभाल करना है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि छोटे किसानों को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो कर्ज देता है उनको डर रहता है कि ये लोग वापस कर मेरे पैसों को वापस नहीं करेंगे और मेरे पैसे डूब जाएंगे। इवन बैंक्स को भी यही डर रहता है, तभी बैंक इन छोटे किसानों को कर्ज नहीं देते। तो हम सविता के सामने देख लो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको लोन 24% पे देना पड़ेगा, मतलब जब रिटर्न करेगी 100 रुपये पर दिन के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। अपने वो 3 बच्चों की वो माँ है, और ये ऐसे सीजन में इन्हें काम करवाएंगे जिसमें बहुत बर्डन उसके ऊपर होगा। वो घर की देखभाल, घर पे भी उसको सारा काम करना पड़ेगा, तो उसके साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है ये हम समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एक तो पहला हमने वो समझा कि जैसे जो हमने टॉपिक था खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, खेती करने के लिए लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। तो जो छोटे छोटे किसान होंगे उनके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। सविता वाले केस में ये ऑप्शन था। अब जो बड़े किसान होते हैं, छोटे किसानों के विपरीत जो मझौले और बड़े किसान होते हैं, वो खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी को व्यवस्था कर लेते हैं। उनको जो खेती से बचत होती है, ये क्या खेती से बचत कैसे होती है इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी इतना समझ लो, खेती से जो बचत होती है उसी से अपना काम चला लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा, यानी ये रहा। तो ये अपना नया टॉपिक भी है। टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री। अब अधिशेष पहले मैं समझाता हूं, अधिशेष होता क्या है। अधिशेष को अगर एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, या फिर कह लो सरप्लस, जो भी आपको अच्छा समझ में आ जाए। मान लेते हैं मेरा एक बर्थडे है, मेरा बर्थडे आया, बर्थडे के दिन मुझे 100 चॉकलेट्स मिली। अब 100 चॉकलेट्स मेरे लिए बहुत, वैसे तो कम है, लेकिन मान लेते हैं एक दिन में ही मुझे खत्म करना है। मेरे लिए बहुत ज्यादा है 100 चॉकलेट्स का खाना, बहुत भर भर के मिली, इतनी इतनी, एक एक चॉकलेट का इतना बड़ा बड़ा डब्बा मिला है। अब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो सकता है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए तो कुछ भी ना हो, एक एक ही के बराबर हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। अब 100 इनके मिले। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यार ये मेरे पास तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा कि भाई, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो दोस्त वगैरह कि ले भाई तू मेरे से चॉकलेट वगैरह चाहिए तो ले जा। मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा करो तुम लोग ना, मैंने जो चॉकलेट्स वगैरह था उसमें से मैंने 30 डब्बे रख लिए अपने पास। बाकी के जो 70 डब्बे, यानी जो एक्स्ट्रा है, यही चीज है एक्स्ट्रा, जो अधिशेष है उसे मैंने सेल कर दिया, दोस्तों में बेच दिया। मान लेते हैं दे दिया, बेच दिया, जो भी आप कह लो, ये मैंने ऐसा कर दिया। यही है अधिशेष, यानी जितना मेरे पास एक्स्ट्रा है। फार्मर्स भी यही करते हैं। फार्मर्स कैसे करते हैं कि वो अनाज ग्रो करते हैं। अनाज को पूरे साल के लिए पहले जब ग्रो होके तैयार वगैरह हो गया, तो कुछ अनाज का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं पूरे साल के खर्च वगैरह के लिए, कि मेरे को भी तो जरूरत पड़ेगी ना चावल की, जो भी ग्रो कर रहे हैं उसको रख लेते हैं। बाकी का जो बच गया उसको मार्केट में बेच देते, इसी को सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा कहा गया है। इससे उनको पैसा मिलता है। अब देखो क्या होता है कि एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, ये रहा तेजपाल खड़ूसा, ये रहा इसका नाम तेजपाल, और ये रहा खड़ूसा तेजपाल। तेजपाल अपनी समस्त भूमि पे 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त करता है। 350 क्विंटल, 350 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। अब 350 किलो आराम से हिसाब लगाते रहो।
इसके अतिरिक्त गेहूं वो रायगंज के बाजार में बेच देता है। जो उसके पास इतना बचता है, इतना क्विंटल गेहूं बच रहा है, उसको वो क्या करता है, बाजार में बेच देता है। ठीक है, बाकी का इसने इसमें घर पे रख लिया है और इतना इसके पास एक्स्ट्रा बचा है, रखने के बाद 350 क्विंटल इसके पास एक्स्ट्रा बच गया है और अच्छी कमाई करता है। मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचकर ये 350 क्विंटल मार्केट में बेच दिया, मार्केट में बेचने के बाद इसको पैसा वैसा मिल गया। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, जो पैसा इसको मिला रायगंज बेच कर, मंडी में भी जो बेच कर इसको जो पैसा मिला, उसको क्या करता है वो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसों को बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। या तो वो क्या कर सकता है, बैंक के अपने खातों में जमा कर सकता है। बाद में उसने इन पैसों का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया। या ये पहले, या तो ऑप्शन है बैंक में जमा कर दे तेजपाल ये, दूसरा ऑप्शन है ये किसी को उन्हीं पैसों को क्या कर दे, किसी को कर्ज पर दे दे और उसके बदले उस पर इंटरेस्ट चढ़ा दे, तो इंटरेस्ट से भी वो पैसा कमाएगा। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम भी तो खेती करेगा तेजपाल, तो उसने क्या किया, कुछ पैसों को रख लिया, उन पैसों को बचा लिया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं खेती करूंगा तो ये पैसे मैं वहां पर खर्च करूंगा। अब क्या कहता है, तेजपाल सिंह ने बचत के पैसों का एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। अब उसके पास एक्चुअली में फिर तो बहुत पैसा है। तेजपाल ये सोच रहा है कि अब मेरे को एक ट्रैक्टर की और जरूरत है। वो सोच रहा है कि अब एक ट्रैक्टर मैं और खरीद लूं। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे ट्रैक्टर से क्या हो गई, स्थिर पूंजी। हमने पढ़ा था स्थिर पूंजी होती है जिसमें एक ही बार पैसा लगाना पड़ता है। स्थिर पूंजी यहाँ पे ट्रैक्टर क्यों है, और इस वजह से क्योंकि ट्रैक्टर को एक बार खरीद लोगे तो अब बार बार थोड़ी ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, आपको एक बार खरीद लिए तो वो आपकी, तो इस वजह से स्थिर पूंजी। और यहाँ पे कार्यशील पूंजी पता है तेजपाल के लिए क्या होगा, बीजों को खरीदना। क्योंकि एक बार बीज डाल दिया, खेतों में ग्रो हो गया, फिर वो कट उट के चला गया, फिर अगेन जब उसको खेती करने के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी तो उसे अगेन मार्केट से खरीदना पड़ेगा। लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होगा, ट्रैक्टर में एक बार पैसा डाला तो परमानेंट हो गया हमारे पास। इसीलिए ट्रैक्टर एक स्थिर पूंजी है और कार्यशील पूंजी यहाँ पर बीज को हम समझ सकते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझौले किसान भी खेती का अधिशेष उत्पादनों में बेचते हैं। कमाई से एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख सकता है। इस तरह अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों पर कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के टॉपिक पर होगी। तो किस जैसे तेजपाल ने तो यहाँ क्या किया, ट्रैक्टर वगैरह ले लिया। इसी तरीके से जो भी फार्मर्स हैं, जो मझौले हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो लोग यही करते हैं। खेती में जो उनको पैसा मिलता है, फसल बेचकर जो उनको पैसा मिलता है, उस पैसे का वो कुछ हिस्सा बैंक में डाल देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, या फिर उन्हीं पैसों से कुछ खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, पशु खरीद लेते हैं, या दुकान वगैरह खोल लेते हैं। जो भी उनको ठीक लगता है वो ये करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो को पूरी कोशिश की है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखो कार्टून वगैरह सब लेकर आपको समझाता हूँ ताकि मज़ेदार एक ना आसान वे में आपको समझ में आ जाए, बोरिंग भी ना लगे और ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और जब एक बार दोबारा इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगी, उस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और ये अपने कमेंट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी, उन तक भी हमारी इस वीडियो को पहुँचाओ। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।